हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रीट सिलेबस की बात करेंगे, मॉडल पेपर की बात करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हम बताएंगे किस तरह का मॉडल पेपर आपका रहने वाला है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की बात करेंगे। देखिए, लेवल फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षण विधियों का कंपलसरी होता है, इसी प्रकार लेवल 2 में होता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करेंगे। टोटल ये आपके 30 प्रश्न के जो है पूछे जाते हैं, चाहे लेवल फर्स्ट की बात करें, लेवल 2 की बात करें। लेवल फर्स्ट में आपका 30 नंबर का इन्वायरमेंट स्टडीज पर्यावरण अध्ययन का होता है, और लेवल 2 में एसएसटी सामाजिक अध्ययन के जो है आपके 30 क्वेश्चंस ना होके यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज दोनों में कंपलसरी रहता है, फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे जो आप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपका आता है रीट लेवल फर्स्ट में गणित मैथमेटिक्स आता है, जो कि 30 नंबर का रहता है, और गणित विज्ञान मैथमेटिक्स ये भी आपका 60 नंबर का रहेगा। अगर आप गणित और विज्ञान से हैं या सोशल साइंस से हैं, एसएसटी से हैं, तो फिर आपके यहाँ पे 60 नंबर रहेंगे। ये होता है आपका। ठीक है, तो दोनों के हमने बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड करेंगे, और इसके बाद 60 क्वेश्चन हम एसएसटी सामाजिक अध्ययन के करेंगे। इसके पहले आप लोग चाहे लेवल 2 में किया हो, लेवल फर्स्ट में किया हो, तीनों कंपलसरी आपके लिए। सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये दोनों के लिए कंपलसरी है। बाकी जो बचता है वो आपके पर्यावरण अध्ययन लेवल फर्स्ट में, और मैथमेटिक्स की ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट बना दी गई है। और लेवल 2 में बात करें तो 60 क्वेश्चन हम एसएसटी के करने वाले हैं, पर्यावरण अध्ययन के करने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए शुरुआत। यहाँ पर आपके जैसे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के हम 30 प्रश्न करेंगे, जिनमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ जो हैं तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए होता है। तो विज्ञान कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना जो है किसके लिए होता है, वह शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वह किस प्रकार के विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, तो वह आपके जो उनकी समावेशी शिक्षा जो होता है विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिसमें सभी बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, तो खेल के कालांश में उन्हें क्या करेंगे। तो कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, तो उन्हें अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और प्रोत्साहन हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ऑप्शन शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न है जीन पियाजे जी के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है। आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव या आत्मसातकरण व्यवस्थापन, दोनों। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के जी के अनुसार अनुकूलन जो है किस प्रकार से होता है या किससे होता है, वह होता है आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन, दोनों से होता है। पियाजे जी का विचार था कि बच्चा जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। यह अनुकूलन आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि परामर्श में सम्मिलित नहीं होता है। इसके पहले ऑलरेडी 2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, जरूर चेक कीजिएगा, विजिट कीजिएगा। देखिए, परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं होता है, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि परामर्श में क्या क्या सम्मिलित होता है। परामर्श में बच्चे के धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, ठीक है, बच्चे को अनुशासन में रखना। तो बच्चे को अनुशासन करना यह परामर्श में नहीं होगा। इससे बेटर है कि बच्चे का धैर्यपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक, बच्चे को मित्रतापूर्वक बातचीत करें, दृष्टिकोण को समझना, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परामर्श रखना यह आपका सम्मिलित नहीं होगा अकॉर्डिंग टू बच्चे के अनुशासन की अगर बात करें। छठा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। जब आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। तो आपकी मुख्य जिम्मेदारी विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। तो मौका उपलब्ध कराना सीखने के लिए अकॉर्डिंग, तो ये भी आपका पॉजिटिव शब्द है, सकारात्मक शब्द बन जाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा दिया गया है।
तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार दोस्तों सभी लोग जानते हैं, जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया है। 8वां प्रश्न दिया गया है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अगर आपको प्रभावी अनुशासन कक्षा में बनाए रखना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे दें, या विद्यार्थियों जो करना चाहिए वो करने देना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं है, अनुशासन में तो कुछ समस्या हल करने के लिए दे देंगे तो विद्यार्थी क्या है, उस समस्या को हल करते हैं, एकजुट होकर करते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना कि देखिए कड़ाई से व्यवहार करना ये निगेटिव माना जाता है। ठीक है, और विद्यार्थी जो करना चाहे वो करने दे, ये भी आपका निगेटिव हो जाता है, क्योंकि अनुशासन बनाए रखना है। इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सृजनवाद में क्या होता है? जी हाँ साथियों, जो सृजनवाद होता है इसमें जो है शिक्षा बाल केंद्रित होती है। जी हाँ, सृजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी विचारधारा है जो बाल केंद्रित शिक्षा की जो है पोषित करती है। अर्थात इसमें शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का केंद्र जो है बिंदु बालक होता है। बच्चे में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों में अगर अच्छा चरित्र का निर्माण करना है तो कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार हो कि बच्चे का चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। यदि इन गतिविधियों को सही दिशा में पोषित होगा तो बालक के चरित्र निर्माण में सहायता अवश्य मिलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है? तो ऐसी परिस्थिति बताइए जिसमें बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक ये दोनों विकास अच्छी तरह से हो जाए, तो वह आपका कहलाता है जब बच्चे महत्वपूर्ण माना जाएगा, जब बच्चों को महत्वपूर्ण आप मानेंगे और उसकी भावनाओं को सम्मान करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे से हो पाएगा और होता भी है। इनमें से कौन सी परिस्थिति जो है सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायता या सहायक होती है? तो ऐसी परिस्थिति जो सृजनात्मकता को, यहाँ पे देखिएगा इस शब्द इस लाइन को देखना है, ऐसी परिस्थिति जो सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायता मिलती है, सहायक होती है, अर्थात जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर देंगे। बच्चे को सीखने के लिए अवसर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हमारा सकारात्मक ऑप्शन हो जाता है। अगला, समान विद्यार्थी के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? तब आप उससे, देखिए समान विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित मतलब दृष्टि बाधित बच्चे को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो आप उससे कक्षा में जो व्यवहार करेंगे, उसे आगे वाली पंक्ति पे बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। क्या हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें? इसे बताइए। क्योंकि अन्य बच्चों से थोड़ा बच्चा विशेष हो जाता है और यही कारण है कि हम ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, क्योंकि सहानुभूति दिखाना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। ठीक है, या अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे ये भी नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि औरों से बच्चा जो है। ठीक है, और आप ये सोचेंगे कि अंधापन उसकी नीयत है तो नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। आपको आगे वाली पंक्ति पर बच्चे को बैठाइए, बैठने की व्यवस्था कीजिए और उसकी सुविधा के अनुसार उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए और पढ़वाइए। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सभी बताइएगा। तो सबसे अच्छा वर्णन जो है, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सके। कौन निर्धारित कर लेता है? ठीक है, तो आनुवंशिकता जो है निर्धारित कर लेती है। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड कैसा होना चाहिए? तो अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए जो दिया गया रिवार्ड होता है वह किस प्रकार होना चाहिए? तो उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र जो है प्रदर्शित करता है अधिगम में निर्धारण में, अधिगम के निर्धारण में, अधिगम के लिए में या अधिगम के साथ साथ। तो देखिए नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र जो होता है वह किस प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो वह अधिगम के लिए निर्धारण में प्रदर्शित करता है। 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को संकेत मानना जाना चाहिए। उनकी अधिगम कुशलता में कमी, उनका अधिगम चरण, उनकी अधिगम अक्षमताएं या अधिगम के प्रति अबोधता की बात करेंगे। तो 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा जो की गई त्रुटि होती है उनको किस प्रकार का संकेत मानना चाहिए? तो उनको जो है उनका अधिगम चरण मानना चाहिए। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सही और गलत प्रश्न के निर्णय लेने के बारे में अगर बात करें, कोहल वर्ग का जिक्र होता है, यह कहलाती है नैतिक तर्कणा। जी हाँ साथियों,
कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल एक चिंतन प्रक्रिया हो जाती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन क्या इंगित करता है? समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक छेद, भावात्मक छेद, मनोगतात्मक छेद का मूल्यांकन या संज्ञानात्मक छेद का मूल्यांकन। साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन जो इंगित करता है वह संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगतात्मक इन तीनों क्षेत्रों को इंगित करता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम में नंबर 1 आना, एक सरकारी सीट बिल्कुल सील लगा के पक्की करना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा से सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है तो किस प्रकार का उदाहरण होगा? तो विद्यार्थी द्वारा, यहाँ पे शिक्षक द्वारा नहीं, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में जो अवधारणा सीखता है वह भूगोल की कक्षा में उसका उपयोग करता है। तो यह उदाहरण, ये एग्जाम्पल किस प्रकार का होगा? यह होगा सकारात्मक अंतरण का। क्योंकि देखिए, जब पहले से सीखने का प्रभाव किसी नई अनुक्रिया में निष्पादन पर पड़ता है तो इसे सीखने का अंतरण कहा जाता है, और गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में करना सकारात्मक अंतरण का उदाहरण कहला जाएगा। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी बालक या बालिका हो, ठीक है, अगर विज्ञान में अच्छी है गणित में खराब है तो कहीं ना कहीं इसका जो संभाव्य कारण हो जाता है और वह यह हो जाता है गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। इसलिए विज्ञान में अच्छा है, गणित में इसका खराब हो जा रहा है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है, मतलब दूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है, तो गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो बाधा उत्पन्न होती वह होती समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, क्योंकि गाँव के जो अभिभावक होंगे अशिक्षित होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेरणा का अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है थर्ड ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। जो गतिविधि आधारित शिक्षण होती है वह सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है, निश्चित अवश्य गतिविधि पूरा करने में, खेलने में या अनुशासित कक्षा पर बल देता है। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण होती है वह किस पर बल देता है? तो वह सभी विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी पर या भागीदारिता पर बल देता है। अगला, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित मूल्यांकन या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है किस, कैसा इशारा करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति में इस बात का महत्व सर्वाधिक है कि कोई शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक कर पाता है, जिसके लिए बच्चे को समझना एक शिक्षक हेतु अनिवार्य हो जाता है। तो यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह कथन बाल केंद्रित शिक्षा की ओर हमारा अग्रसर हो रहा है। मतलब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित होगा? कि चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया की बात करेंगे। तो किशोरों के संदर्भ में जो सर्वाधिक उचित कथन फिट होता है वह होता है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में किसका निर्वाह करता है? आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता या वातावरण? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें। तो व्यक्तित्व विकास में जो निर्वाह करता है साथियों वह हो जाता है आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण निर्वाह करता है। क्योंकि देखिए, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाया करता है। जो क्षमताएं आनुवंशिकता प्रदान करती हैं उन्हें फलने फूलने में वातावरण अपना पूरा जो है सहयोग देता है। तो आनुवंशिक और वातावरण के मिश्रण दोनों की बात करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक महत्व भूमिका का जो है शैक्षिक एवं करियर निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक करियर एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता है। केवल करियर निर्देशन की या केवल शैक्षिक निर्देशन की बात करेंगे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक जो महत्वपूर्ण भूमिका की अगर बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाता है शैक्षिक करियर और व्यक्तित्व निर्देशन की अवधारणा जो है आवश्यकता होती है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला दिया गया कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या होता है? कि प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों को सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, या शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, या विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच का अंतर कर पाना। तो बच्चों में जो है नैतिक मूल्यों को विकसित करना, इसलिए सर्वाधिक जो तरीका सही हो जाता है वो होता है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। इससे क्या होता है, देखिए, जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो तो बच्चों पर भी उनके इस व्यवहार का धनात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें नैतिक मूल्य स्वतः ही विकसित होने लग जाते हैं या हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि राज्य स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 6 तक की पाठचर्या निर्माण करती है। कौन निर्माण करती है? आपके SCERT, NCTE, NCERT या सीमेंट यहाँ पे दे दिया गया है, बताइए। तो राज्य स्तर पर जो है कक्षा 1 से 6 तक की जो है 6-7 तक यहाँ पे दिया गया, वैसे 8 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, 1 से लेके 8 तक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 6-7 नहीं है, 1 से लेके 8 तक, यानी कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक जो है SCERT राज्य स्तर पर कक्षा की पाठचर्या का निर्माण करती है। तो SCERT पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और CDP का बाल विकास का 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जात के विद्यार्थी निम्न जात के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इंकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए? आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये रहे CDP के आपके CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 30 प्रश्न की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट की बात करेंगे, लैंग्वेज सेकंड की बात करेंगे। इसके बाद हम पर्यावरण अध्ययन के SST के 60 क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी भाषा में देखिए हम प्रश्न करते हैं, ध्यानपूर्वक आपको कमेंट करके बताना है, अच्छे तरीके से बताना है और फीडबैक भी अच्छा करना है। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिएगा। पहला हिंदी का पहला प्रश्न है, बच्चे की घर की भाषा विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, या उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या समाप्त कर देना चाहिए? सभी कमेंट कीजिएगा, अच्छे तरीके से फीडबैक कीजिएगा। तो बच्चे की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच जो संबंध को किया जाता है तो उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ जो है देखना चाहिए, ना ही कठोरता करना चाहिए, ना ही समाप्त करना चाहिए, ना ही उपेक्षित करना चाहिए। दूसरा है कि भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी होती हैं, शिक्षक द्वारा उपयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण निर्वाह करती हैं, या औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाता है? सभी कमेंट करके बता दीजिएगा। या भाषा की कक्षा में जो है किस प्रकार का या कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? अच्छे तरीके से फीडबैक कीजिए सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी भाई बहन गृहिणी। तो एक आप लोग हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, भाषा के अध्यापक बनता है, तो भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी होंगी, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और यह औपचारिक रूप से आकलन पर बल देना चाहिए, व्याकरण नियमों पर बल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है कि भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जो गतिविधियां हैं युक्तियां हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी जो ध्वनियाँ होती हैं निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, या मूर्त होती हैं, या आपकी अमूर्त होती हैं? सभी बताइएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उनसे जो जुड़ी ध्वनियाँ होती हैं वह देखिए 1-2 रूपों में दिया गया है, सार्थक और निरर्थक, और मूर्त और अमूर्त। देखिए निरर्थक तो हो नहीं सकता है,
सार्थक ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे समझने वाली कि मूर्त होता है कि अमूर्त होता है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है आप सभी के लिए। सभी कमेंट करके बताइए अच्छे तरीके। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले बच्चे के लिए लिपिबद्ध और उनसे जो जुड़ी ध्वनियाँ होती वह निरर्थक होती, क्योंकि पहले की यहाँ पे बात कर रहा है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा तो देवनागरी में लिखी जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अतिरिक्त भी आपकी एक भाषा है जो देवनागरी पर लिखी जाती है, वह आपकी मराठी है, नोट कर लीजिए। बच्चे की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो बच्चे की भाषा के संबंध में कि बच्चे की भाषा बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, बिल्कुल सही बात। अगला है कि भाषा शिक्षा का बहुभाषिक संदर्भ किससे होता है? तो भाषा शिक्षा का बहुभाषिक जो संदर्भ होता है साथियों, वह आपके एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री के संदर्भ पर होता है। भाषा की कक्षा के जो बच्चे हैं स्वाभाविक अव्यक्त के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकित कर सकते हैं, यह कथन कैसा होता है? तो भाषा की कक्षा के बच्चे जो हैं आपके स्वाभाविक अव्यक्त के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह जो कथन हो जाता है पूरी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि भाषा कक्षा के जो बच्चे हैं स्वाभाविक अव्यक्त के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा सा कथन गलत हमें नज़र आता है। आपके अकॉर्डिंग क्या है ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, किसी भी प्रश्न के आंसर पर डाउट है, उत्तर पर डाउट है, आपका एक एक कमेंट फीडबैक चौपाई है, शर्मान है, जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने पर अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करवाना या व्याकरण नियमों का कंठस्थ करवाना। तो हिंदी भाषा शिक्षा के एक प्रमुख जो उद्देश्य यहाँ पर हो जाता है साथियों, वह कौन सा हो जाता है? सभी बताइएगा, सभी लोग जाइएगा। देखिए सभी लोग जानते हैं कि प्रश्न पूछने पर अपनी बात कहने का अवसर देना बिल्कुल सही बात है, लेकिन हिंदी भाषा शिक्षक का पूछा जा रहा है, तो भाषा का ज्ञान होना शिक्षक के लिए भाषा का ज्ञान, और यहाँ पे बच्चा पूछा जाता तो सेकंड ऑप्शन होता, लेकिन शिक्षक का पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा का ज्ञान देना या होना। सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा जो है सहायक नहीं होता है? तो सृजनात्मकता के विकास में आपका कविता पूरी करना, चित्त पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, अधूरी कहानी को पूरा करना, ये तीनों हैं। लेकिन प्रश्नों को उत्तर लिखवाना यह आपके सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक नहीं है। ठीक है, ये तीनों सहायक हैं, आपका सी वाला ऑप्शन सहायक नहीं होगा। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हुई होती है, तो भाषा सीखना सार्थक होता है, निरर्थक होता है, कठिन होता है, या बच्चे को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे की दैनिक जीवन ज़रूरतों से जुड़ी हुई होती है, तो जो भाषा होती है वह भाषा सीखना सार्थक हो जाता है, क्योंकि बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है, इसलिए बच्चा जो है उस पर सीखने में सार्थक होता है, क्योंकि बच्चा के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, तो बच्चे का अच्छा मन लगता है पढ़ने में, ठीक है, इंटरेस्ट होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, या वर्णमाला जानते हैं, या भाषा के सभी कौशलों से या में पारंगत होते हैं। तो बच्चे जो है विद्यालय आने से पूर्व जो है आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा नहीं जानते हैं। विद्यालय से पहले भाषा बिल्कुल नहीं जानते हैं। ये देखिए क्योंकि अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, सभी कौशल परंगत, ये तीनों नहीं होंगे, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि गुणात्मक, परिमाण बोधक, सार्वजनिक, संख्यावाचक, ये सभी निम्न में से किसके उदाहरण हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो गुणवाचक, परिणाम बोधक, सार्वजनिक, संख्यावाचक, ये सभी जो है किसके उदाहरण कहला जाते हैं? ये सभी हमारे विशेषण के उदाहरण कहला जाते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होना चाहिए? जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हों, जो बहुविकल्पी हों, जो व्याकरण पर ही आधारित हों, सभी बताइएगा। तो पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए अभ्यास हैं वह किस प्रकार से होना चाहिए, सभी बताइएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है।
चलिए, आई होप आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से कमेंट कर लिया, फीडबैक भी कर लिया। आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो जिनके उत्तर निश्चित हों ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हम किसकी लेवल 2 की बात कर रहे हैं। पुस्तक जो होते हैं वह पुस्तक शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, सभी बताइएगा। तो जो पुस्तक शब्द दिया गया है वह हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे स्त्रीलिंग पर आ जाता है। प्राय बच्चे बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे भाषा नहीं जानते, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है। वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है, या शिक्षक शिक्षिका बाकी साथी उनका मजाक उड़ाते हैं। तो प्राय बच्चे बच्चियां बालिकाएं की बात करेंगे, विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं। क्यों संकोच करते हैं? क्योंकि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्त कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकार नहीं होती, इसलिए संकोच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है सही दिया गया है? तमाम देश भर में बात फैल गई, देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, या संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। एक ही शब्द दिया गया है, 4 प्रकार से दिए गए हैं। जो सही आपका वाक्य होगा उसे हमें चयन कर लेना है। तो सही वाक्य हमारा जो हो जाएगा वह यह हो जाएगा कि देश भर में बात फैल गई। देश भर में, देश भर में बात फैल गई। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या हैं? पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, प्रश्नों को उत्तर पूछेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। तो भाषा के शिक्षक के रूप में आपका जो कार्य होगा, आपका जो दायित्व होगा, वह बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उनमें उत्सुकता जगाएंगे। किस शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति, निश्चित। देखिए, इत प्रत्यय की बात करेंगे तो सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि प्रोत्साहित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्रोत्साहित में आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव करते हैं, किसके द्वारा अनुभव करते हैं? तो बच्चे जो होते हैं अपनी बोलचाल की भाषा का जो है किसके द्वारा अनुभव करते हैं? तो समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी आपको बताना। संधि विच्छेद तो सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे ए और ओ की बात की जाती, कौन सा संधि आता है? अच्छे तरीके से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, कौन सा संधि होगा? संधि नाम आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं आपकी ग्रामर पर कितनी पकड़ है, आपकी हिंदी व्याकरण पर कितनी पकड़ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा होगा? लिपि, बच्चे, देवनागरी भाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, सभी बताइए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जिक्र हुआ तो कहीं ना कहीं देवनागरी क्या है? यह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। छात्र का बहुवचन क्या होता है? सभी बताइए। छात्रों, छात्र, छात्र, छात्राएं। तो छात्र यहाँ पे दिया गया है, छात्रा नहीं दिया गया है। तो छात्र का जो बहुवचन हो जाता है वह छात्रों हो जाएंगे। बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। वाक्य में रेखांकित जो अंश है किस प्रकार का होगा? गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित या अनिश्चित परिणामवाचक की बात करेंगे। तो बच्चे बहुत सी गलतियां मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। ये वाक्य में जो रेखांकित अंश है तो वह हमारा कौन सा विशेषण कहला जाएगा? तो वह हमारा आपका अनिश्चित परिणामवाचक कहलाएगा। यहाँ पे क्योंकि बहुत सी गलतियां दिया गया है तो बहुत सी गलतियां मतलब अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण की बात करेंगे। अगला दिया गया कि लिखने पढ़ने में कौन सा समास होगा? तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, सभी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर संख्यावाचक होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो पढ़ना लिखना दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे द्वंद्व समास की बात करेंगे। नीचे दिए गए आपको पढ़ना है और इस पर पढ़ने पर हम चयन करेंगे प्रश्नों को कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस प्रशिक्षण के दौरान सामने आई है कि वह थी छात्रों तथा शिक्षकों के बीच परस्पर संबंध। हमने अध्यापकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया था जो वे प्रत्येक छात्र की भावना की कद्र करें तथा यह देखें कि छात्र क्या चाहता है। यह आपका ठीक है गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश से संबंधित हम आइए प्रश्नों को कर लेते हैं।
तो बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो जब आपने इस गद्यांश को पढ़ा और जांचा समझा कि बच्चों के सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह क्या होता है? वह होता है शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रत्व संबंध की बात करेंगे, एक दोस्ती वाला संबंध की बात करें। अगला कि नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है? समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है। समांतर शिक्षक ही विद्यालय की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, या समांतर शिक्षक नियमित नहीं होते हैं और उनकी नौकरियां स्थायी नहीं होती इसलिए उन्हें सभी के कार्य करने पड़ते हैं, या समांतर शिक्षक का यह दायित्व वह नियमित शिक्षक की ओर बोझ पड़ रहा है। और इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ गेस्ट टीचर और गवर्नमेंट टीचर पर। ये बिल्कुल आप ले सकते हैं, गेस्ट टीचर और गवर्नमेंट टीचर दोनों की तुलना आप लोग कर सकते हैं। आप भली भांति समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या इशारा करना चाहता हूँ। तो नियमित शिक्षकों को ऐसा क्यों लगता है कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है? इसका रीजन, इसका कारण यह है कि समांतर शिक्षकों पर पूर्ण निश्चित होकर काम डाल दिया जाता है। प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना की कद्र होती है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा की भावना किस प्रकार की कद्र होती है? उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, यह जानने से कि वे क्या जानते हैं, उनका सामना करने से, उपरोक्त सभी से। तो प्रत्येक छात्र या छात्रा की भावना की जो कद्र होती है वह आपके उनकी बातों को ध्यान से सुनने से, जानने में कि वे क्या जानते हैं, उनका सामना करने से। तीनों हमारे सही दिए गए, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध लेखक को प्रिय है। मित्रवत संबंध, शिक्षक के प्रति श्रद्धापूर्वक व्यवहार, अनुशासन में रहकर शिक्षक की बात सुनी जाए, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध लेखक को प्रिय होता है वह हमारा होता है मित्रवत संबंध। सभी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक विद्यालय के बाद भी बच्चों से रिश्ता बनाए रखता है। ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि विद्यालय के बाहर शिक्षक शिक्षिका नहीं करता, या ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि यह परंपरा के विरुद्ध है, या ऐसा करना ठीक है क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी विद्यालय के बाद समाप्त नहीं हो जाती है, या ऐसा करना ठीक क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक और छात्रों के बीच निकटता और विश्वास का रिश्ता बनता है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो बच्चों में सर्वांगीण विकास में कहीं ना कहीं सहायक शब्द आता है, सहायक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वह ऑप्शन पॉजिटिव और सकारात्मक है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। छात्रा के संपूर्ण विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? छात्र छात्रा की स्थिति और आकांक्षा समझकर शिक्षक उनके अनुरूप प्रशिक्षण दे देते हैं। छात्र छात्रा को पाठ समझकर उन्हें याद करा दें, या छात्र छात्रा को दंडित करें, या उपरोक्त में से कोई। देखिए, छात्र के संपूर्ण विकास में जो शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह छात्र छात्रा की स्थिति और आकांक्षा समझकर शिक्षक उनके अनुरूप प्रशिक्षण दे। तो दोस्तों, अभी तक हमने CDP के 30 क्वेश्चंस किए, इसके साथ फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के 30 क्वेश्चंस किए, 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के 30 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद आपके पर्यावरण अध्ययन SST के 60 क्वेश्चंस करेंगे। संस्कृत के हम टोटल अभी 30 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो लैंग्वेज 2 के लिए आपके हैं। आइए सेकंड लैंग्वेज हम संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि वर्तिकार कौन है? तो वर्तिककार कौन है सभी बताइएगा। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, वरदराज की बात करेंगे। तो वर्तिककार जो कहलाते हैं वह हमारे कौन से कहलाते हैं? कात्यायन की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शंस की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। यावा राला, सासा सारा, सासा साहा, या आ ई उ अणा की बात करेंगे। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत जो है हमारे जो वर्ण कहलाते हैं वह सासा साहा कहलाता है। क्या है? सासा साहा। तीसरा प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या है 41, 42, 40, 44। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या जो है टोटल 42 है। अर्थात हम किसकी बात करेंगे? ऑप्शंस नंबर बी की बात करेंगे। प्रत्याहारों की संख्या 42 में अक प्रत्याहार आ ई उ ऋषि लृ आता है। अच प्रत्याहार में आ उ ऋषि लृ ए ओ ऐ औ आते हैं। अट प्रत्याहार में आ ई उ ऋषि ले ओ ऐ के साथ कौन कौन जुड़ जाता है? आओ, हा या वारा जुड़ जाता है। हा या वारा जुड़ जाता है।
अण में फिर हाया वारा ला जुड़ जाता है और इक प्रत्याहार में ई उ ऋषि ला आता है और इच प्रत्याहार में उ ई उ ऋषि ला ए और अव आता है। इसी प्रकार इड प्रत्याहार उक प्रत्याहार में उ ऋषि री आ जाता है। एंग प्रत्याहार में ए ओ आता है। एच प्रत्याहार में ए ओ अव आ जाता है। इसी प्रकार के सारे प्रत्याहार टोटल 42 इनकी संख्याएं हैं। अगला इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ड आता है, इसलिए हमने आपको इससे पहले डिटेल के साथ बता दिया है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो आता है वह ई उ ऋषि और री आता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन होता है। तो चा छा जा झा, जब भी हम वर्ड करते तो ताल ऊपर की बात करेंगे। तो चा छा जा झा चा वर्ण के कौन से कहलाते हैं, चा छा जा झा। तो चा छा जा झा ये हमारे कौन से वर्ण उच्चारण कहलाएंगे, तालु की बात करेंगे। अगला पूछा गया नायक, नायकह में कौन सा संधि विच्छेद होगा। ने धन अकय, ना धन अकय, नाय धन कय या ने धन अकय की बात करेंगे। सभी बताइएगा। संधि विच्छेद का जिक्र हुआ है, सभी बताइए अच्छे तरीके से, क्योंकि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, ये आपके आते ही आते हैं और ये ग्रामर बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नायिका शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वह नए धन अकय होता है। क्या हो जाएगा, नायक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वह नए धन अकय हो जाए, बराबर नायक की बात करेंगे। कौन सा संधि हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं ये जो नए धन अकय की अगर बात करते हैं तो आपका जो है संधि नाम जो आता है वह आपका अयादि संधि हो जाता है। किसकी बात करेंगे, अयादि संधि की बात करेंगे। जब ए ओ अ के बाद भिन्न आता है, जहाँ पर ए ओ अय आ जाता है, ठीक है, नए अकय की बात करेंगे। तो नायकय का संधि विच्छेद नए धन अकय अर्थात अयादि संधि। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि सचित में संधि होगी, जैसा तो अनुसार आपके श्रुत या च्युत की बात करेंगे। तो सचित में जो संधि हो जाएगी वो हमारा डी ऑप्शन की बात करेंगे, ठीक है, अच्युत की बात करेंगे, डी ऑप्शन सही होएगा। इसका संधि विच्छेद सत धनचित सा ता और सा ता हो जाएगा, चा होगा, आधा चाचा फूल मिला के सचित, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सचित का संधि विच्छेद भी देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि नमः शिवाय इस वाक्य के सिवाय पद में कौन सी विभक्ति होगी। जी हाँ, नमः शिवाय जो दिया गया है, सिवाय शब्द में आपको विभक्ति पूछा गया है। सिवाय, रामाय, ठीक है, पढ़ा होगा, तृतीया, चतुर्थी, पश्चिमी, षष्ठी, सभी बताइएगा अच्छे तरीके से। तो नमः शिवाय, रामम रामो रामाय आपने पढ़ा होगा, हम किसकी बात करेंगे, चतुर्थी विभक्ति की बात करेंगे। साथियों कारक कितने होते हैं, 9, 6, 7, 8। तो सभी लोग जानते हैं कारक। देखिए संस्कृत में कितने होते हैं, सभी बताइएगा। संस्कृत में टोटल कितने कारक होते हैं, हम बात करेंगे 6 कारकों की। क्या सही दिया गया है, सही बताइएगा। वैसे सभी लोग जानते हैं 8 कारक, लेकिन संस्कृत में कितने कारक होते हैं ये आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा, सभी बताइएगा। युधिष्ठिर में कौन सा समास हो जाएगा, आपका अलुक तत्पुरुष, नन तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष या उपरादि तत्पुरुष की बात करेंगे। सही बताइए कौन सा यहाँ पे आपका समास होने वाला है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट ऑप्शन होगा अलुक तत्पुरुष समास की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह समास कौन सा कहलाता है। तो जिसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, कई बार हम आपको बता भी चुके हैं इस समास के बारे में, जिक्र के बारे में, तो वह होता है बहुब्रीहि समास की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। अगर हिंदी में देखिए ग्रामर आपने पढ़ लिया, ये ग्रामर पूरी पोर्शन आपके संस्कृत में आती है A to Z, ठीक है। तो केवल भाषा का समझने का अंतर होता है कि प्रश्न पर क्या पूछा गया है, ये आपने समझ लिया, उत्तर देना आसान हो जाता है। धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप बताना है। जी हाँ, धेनु का रूप बताना है। चतुर्थी
एक वचन का। तो धेनु का चतुर्थी एक वचन में क्या होता है? धेन्वे। क्या हो जाएगा? धेन्वे, धेन्वय या धेन्वे, धेनभ्याम, धेनाभ्य। क्या क्या हो जाएगा? धेन्वे कह सकते हैं, धेन्वे हो जाएगा, इसके बाद धेनभ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धेनभ्याम। और तीसरे में क्या होगा? धेनभि। ठीक, क्या होगा ये आप लोग देख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, धैनवे या धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्ये। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। रामस्य पद में राम शब्द के किस विभक्ति का वचन रूप है? रामस्य, रामो, रामया। रामस्य पद में राम में कौन सा विभक्ति दिया गया है? तृतीया विभक्ति, एक वचन, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, कौन सा दिया गया है? रामस्य पद की बात करें तो रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा, रामस्य, रामयोः, रामाराम, आपने पढ़ा होगा। तो किन से हो जाएगा आपका? षष्ठी विभक्ति का पहला वचन रामस्य है, फिर दूसरा है रामयोः और बहुवचन में रामाराम। रामस्य, रामयोः, रामाराम, षष्ठी विभक्ति की बात करेंगे। स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में कौन सा रूप होगा? तिष्ठाम, तिष्ठतम, तिष्ठाव, तिष्ठेतम। देखिए, स्था धातु लगाकर लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तिष्ठतम की बात करेंगे। जी हाँ, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, कौन कौन सा हो जाएगा? तिष्ठ, तिष्ठ होगा पहला, तिष्ठम होगा द्वितीय, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? तिष्ठ, यहाँ पे तिष्ठतम द्वितीय होगा और तिष्ठत आ जाएगा बहुवचन में। तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, अर्थात आप लोग देख सकते हैं तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। गच्छेयम में गम धातु का कौन सा रूप दिया होगा? गच्छेयम गम धातु है और गच्छेयम रूप बताना कौन कौन सा हो जाएगा? तो गच्छेयम में आपका विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गच्छेयम, गम धातु का रूप यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सभी बताइएगा। गम धातु, यहाँ पे गम धातु में गच्छेयम दिया गया है। ठीक है, तो गम धातु का गच्छेयम में बताइए सभी लोग। देखिए, हम आप लोग देखिए, ग्रामर ऐसा जितना ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन आपने पढ़ा होगा। विधिलिंग लकार में गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम, ये आपने पढ़ा होगा। तो यही तो पूछा गया है, गच्छेयम दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विधिलिंग लकार में गच्छेयम, गच्छेयो, गच्छेम, तो गच्छेयम यहाँ पे देखिए एक वचन में दिया गया है और उत्तम पुरुष का ये रूप। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है त्यक्त्वा शब्द में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय बताना है। त्यक्त्वा में, तो त्यक्त्वा में यहाँ पे देखा जाए तो त्यज यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रयुक्त प्रकृति हो जाएगी, और कत्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालिका गीतम गायति का कर्मवाच्य पद बदलिए। क्या दिया गया? बालिका गीतम गायति, बालिका गीत गाती, इसमें कर्मवाच्य को आपको बदल देना है। तो कर्मवाच्य में बदल गए, मतलब बालिकया गीतम गीयते, बालिकया गीतम गीयते, ये कर्मवाच्य में आपका बदल जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ बालिकिया करके गीतम कर दिया गया, और यहाँ पे क्या कर दिया गया? गीयते। पहले क्या था? गायति, और यहाँ पे गीते कर दिया गया। ये क्या हो गया? कर्मवाच्य में हमारा पद बन जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? तो वाक्य हमारा दिया गया सीता रामेण सह वनम गच्छति, इसमें जो अव्यय पद की हमें पहचान होती है वह हमारा हो जाता है सह। सह यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी भाषा के वे शब्द अर्थात अव्यय की बात करें,
कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो स यहाँ पे कोई विकार नहीं हो रहा, तो स यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका अव्यय हो जाएगा। अगला दिया कि उपसर्ग का अन्य नाम क्या होता है? तो उपसर्ग का अन्य नाम प्रादि एवं गति होता है। संस्कृत में क्या होता है? प्रादि और गति। उपसर्ग के अन्य नाम प्रादि और गति भी होते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? मैं पुस्तक लिखता हूँ, संस्कृत में शुद्ध अनुवाद क्या हो जाएगा? तो अहम पुस्तकम लिखामि। मैं पुस्तक लिखता हूँ, अहम पुस्तकम लिखामि, ये संस्कृत में शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं भैया? जी हाँ, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं। अक्सर हम पढ़ते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो है हम भूल जाते हैं, कन्फर्म नहीं होते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल कन्फर्म होना, संस्कृत में जो है पुरुष 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और एक कौन होता है? सभी बताइए। पहला प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और सभी लोग बताइएगा। अहम, अवावयम, मध्य पुरुष में आता है। तुम ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, पहला प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष। अहम, अवाम, वयम मध्यम पुरुष में, त्वम, युवाम, युवम, इन 6 शब्दों को छोड़कर संस्कृत वाग्य में सभी कृतपद प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये शायद आपको कहीं कहीं सुनने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको जानकारी मिलेगी। 86 को संस्कृत में क्या, कभी कभी संख्या भी आ जाती है लिखने के लिए, तो 86, 86 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो खड़ सीती है लिखते हैं। क्या लिखते हैं? खड़ सीती। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 को पंचसीती, पंचासीती। 86 को खड़ सीती, 87 को सप्तासीती और 88 को अष्टासीती। ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी कथा की नायिका कौन थी? महाश्वेता, पत्रलेखा, मदलेखा, कादम्बरी। तो कादम्बरी कथा की जो नायिका थी वह आपकी कौन थी? कादम्बरी ही थी, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है। रघुवंशम में सिंह का क्या नाम रखा गया था? लंबोदर, कुंभोदर, कुंभवर्ण या कुंभोदरम। तो रघुवंशम में जो सिंह का क्या नाम था? तो वह था आपका कुंभोदर है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, यह सूक्ति कहाँ से उद्गत की गई है? कादम्बरी से, अभिज्ञान शकुंतलम से, रघुवंशम से या कुमार संभव से। तो पुरस्कृता वर्तमानी पार्थिवेन, यह जो आपका सूक्ति है यह रघुवंशम से जो है उद्गत की गई है। अगला प्रश्न दिया गया है कि ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभी बताइएगा। तो ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ये आपके यजुर्वेद का आपका उपनिषद कहला जाता है, ईशावास्योपनिषद। देखिए, चारों वेदों से एक प्रश्न जरूर आएगा। भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? विश्लेषण की, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ना, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना या शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना। तो भंडारकर विधि की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना, ये भंडारकर विधि की बात करेंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाणी का भेद नहीं है? परा, पश्यंती, वैखरी, उत्तमा। सभी बताइएगा। तो देखिए, वाणी का भेद परा, पश्यंती आपका वैखरी है, लेकिन उत्तमा जो है ये वाणी का भेद नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाए। कौन कौन होते हैं वाणी के भेद? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 होते हैं वाणी के भेद। ठीक है। तो पश्यंती, वैखरी, परा दिया गया है। ठीक है। उत्तमा आपका नहीं होता है, मध्यमा होता है। ठीक है। तो वाणी का भेद उत्तमा न होकर यहाँ पे क्या होता है? मध्यमा होता है। तो आप लोगों को ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है कि भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था जो है अधिक प्रभावी होती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या शैशवावस्था। ये संस्कृत में आ सकता है। भाषा शिक्षणम दृष्टिम अवस्था अधिक सर्वाधिकम प्रभावी सिद्धांत भवती, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यानी भाषा शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए जो अवस्था हमारी अधिक प्रभावी होती वह कहलाती है शैशवावस्था। डी ऑप्शन सही हो जाए।
और अगला जो प्रश्न है 30वां कि भारत में देवभाषा किसे कहा गया है, संस्कृत, अपभ्रंश को, प्राकृत को या पाली को कहा गया है। ये आपको कमेंट करके बताना है, आपकी यह गहराई बताता है आपके, ठीक है, नॉलेज की गहराई बताएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो भारत में देवभाषा किसे कहते हैं, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। चलिए अब बात करेंगे एसएसटी पर्यावरण अध्ययन के टॉप 60 क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका जो साइंस वाले हैं तो आप लोग, ठीक है, अपना साइंस वाला दीजिए, बाकी आपको टेलीग्राम पर आइए, आपको फ्री नोट्स पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जो साइंस और एसएसटी चूज किए हैं सब्जेक्ट, उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ प्राइमरी लेवल वाले भी ये 60 क्वेश्चन देख सकते हैं, उनके लिए भी ये आपके पर्यावरण के अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए टॉप 60 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन एसएसटी के करते हैं। आइए दोस्तों, हम पर्यावरण अध्ययन एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आइए देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से जो है सक्रिय भाग लिया? फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह भड़काने में जिस नगर पर सक्रिय भाग लिया था वह नगर आपका है लखनऊ। डी ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1861 अधिनियम, 1868 अधिनियम, 1833, 1858। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे 1858 के अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। समस्त अधिकार ब्रिटिश क्राउन को दे दिए गए। अब भारत पर ब्रिटिश क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित करने लगा। ये था, हम 1858 अधिनियम की बात करेंगे। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? तो असम में जो पाइक थे वह क्या थे? तो वह एक बलात मजदूर थे। कौन से मजदूर थे? मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित से क्या थे? एक बलात, एक मजदूर थे। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ढांचा का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आत्मसंयन के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, या योग्य निर्धारण के वंचित परिणामों को मजबूत करना, या स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों को सहायता करना। तो किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में या कक्षा में ढांचा का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह क्या होता है? वह स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों को सहायता करना। और विद्यार्थियों को सहायता करना हमेशा, यह जहाँ भी शब्द दिखेगा आंख बंद कर सही कर लेना, अगर हमारा प्रश्न सकारात्मक और पॉजिटिव प्रश्न पूछा जा रहा है। सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता स्मरण रखना, विश्लेषण, बोध या प्रयोग करना होता है। तो सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की जो योग्यता होती है वह आपकी विश्लेषण कहलाती है। अगला, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रश्न को। शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाना है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, यानी आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है कक्षा की गतिविधि तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाएं, पढ़ाएं और समय सारणी लागू करें। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, शक्तियों का पृथक्करण, या एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन होता है। तो न्यायपालिका के संदर्भ में प्रावधान जो दिया गया अलग आपको दिखे, भिन्न दिखे, वह आपको बताना है। और भिन्न है कि न्यायाधीशों की सेवा काल निश्चित होता है। देखिए, अभी तक भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी, कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था आपकी? कॉलेजियम, जो पूर्णतः राजनीति हस्तक्षेप से मुक्त नहीं थी। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु 120वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होगा।
अगला प्रश्न है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सविनय आंदोलन, असहयोग, खिलाफत या स्वदेशी आंदोलन? तो आंध्र क्षेत्र में देखा जाए वंदे मातरम को जो आंदोलन है इसे अन्य नाम से जाना जाता है, वह कहलाता है स्वदेशी। जी हाँ। एक आप पढ़ा होगा बंग भंग। जी हाँ साथियों, बंग भंग के विरोध स्वरूप शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का आंदोलन चला। इसी समय आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया, अर्थात वह स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन हो जाए। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, रास सुंदरो देवी या बेगम रोकैया की बात करेंगे? सभी बताइएगा। तो ताराबाई शिंदे। जी हाँ साथियों, ताराबाई शिंदे एक विदुषी स्त्री हैं जो कि स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित एक पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया। ताराबाई शिंदे की बात करेंगे। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा। भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। किसके लिए? भारत में शिक्षा की शुरुआत ईसाई मिशनरियों द्वारा की गई, जो मुख्यतः अंग्रेजों भाषा में दी जाती थी। इसका मूल उद्देश्य भारतीयों को कंपनी स्वीकार के प्रति वफादार बनाना था और शासन संचालन हेतु क्लर्कों की आपूर्ति भी करना था। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेरक अधिनियम। जी हाँ साथियों, इंडक्टिव लर्निंग निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत होता है? निपुणता, संरचनात्मक की बात करेंगे, अनुरूपण की बात करेंगे, प्रतिपादक शिक्षण की बात करेंगे। तो प्रेरक अधिगम, इंडक्टिव लर्निंग जो होता है, जिस उपागम के विपरीत होता है वह आपका उपागम है प्रतिपादक शिक्षण। डी ऑप्शन सही कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य दिया गया है? देखिए, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। विश्वास शब्द सभी लोग जानते हैं, अपने आप में पॉजिटिव हमारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो हम ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ जो परिवर्तन 19वीं सदी में हुआ था वह भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? स्थायी समझौता, पट्टीदारी, रैयतवारी या महलवारी समझौता? कौन से समझौता में जो है राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, वह समझौता आपका हो जाता है स्थायी समझौता। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भू राजस्व की उगाही हेतु स्थायी बंदोबस्त अर्थात समझौता का सूत्रपात किया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक माना गया और राजस्व उगाही का अधिकार उन्हें प्रदान किया गया। इस व्यवस्था को स्तंभ मरारी, ताल्लुकदारी, जमींदारी आदि के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त होगा? कि प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है, अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था, या ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, या राजा का न्याय छोटे छोटे को एक समान मानता है? तो शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने में जो संदर्भ हमारा कथन उपयुक्त दिया गया है वह हो जाता है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। अगला, 8वीं कक्षा का एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर पत्र लेखन में अक्षम होने के कारण परेशान है। आप उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उनको अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक जो है हमारा उपयुक्त हो जाएगा? तो कोई भी कार्य हम अगर बड़ा कठिन लग रहा है उसको हम बांट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं है कि विषय से संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। पहला ऑप्शन सही हो जाए।
निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो दोस्तों कहानी बोर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? तो सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय दिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था वह यह निर्णय था कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। अर्थात सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार भी अंतर्निहित बताया है। वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो पहले जानें किस विशेषता को शामिल किया जाता है। तो शिक्षार्थी की आवश्यकता पर विचार करना, एक दूसरे को निकट शिक्षार्थी, शिक्षकों, अभिभावकों के बीच सौहार्द और यह सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल। लेकिन अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल देना, यह क्योंकि केवल शब्द जहाँ भी आएगा निगेटिव माना जाएगा, तो केवल शैक्षिक पर बल देना यह वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षण की विशेषता नहीं होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आपकी 1986 है, निम्नलिखित में से किसके के लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया है? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920-21 है, ये भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको पढ़ा है कि ऑलरेडी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित टॉप क्वेश्चन का ऑलरेडी वीडियो आपको बना दिया गया है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि आपके राज्य में कब यह लागू हुआ, ठीक है, क्या क्या सारी इनकी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात करेंगे। एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया गया था, किनके लिए दिया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है। तो जिनके लिए दिया गया था वह विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए दिया गया था एकीकृत कार्यक्रम। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए? सही बताइएगा। तो ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हो। क्या हमारा सही दिया गया है? बाकी भी ऑप्शन पढ़कर आप लोग फीडबैक बता सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट किसके लिए उपयोगी होता है? तो सामाजिक विज्ञान में जो परियोजनाएं कार्य होते हैं, जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो वह किसके लिए उपयोगी होते हैं? तो वह विषय आधारित कार्यों में और आपकी कक्षा अथवा घर पर समूह कार्य में। तो पहला फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों को अवधारणाओं और शिक्षण पद्धति में स्पष्टता जो है जरूरत होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 प्रस्तावित करता है कि भूगोल पढ़ाया जाए, जियोग्राफी को पढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा? तो भूगोल या जियोग्राफी पढ़ाया जाए, इससे क्या होता है? इससे जो है पर्यावरणीय चिंताएं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ जो है पैदा की जा सकती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे, लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो स्कूलों को जो कार्य करना चाहिए वह अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनमें अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। अगला नीचे कुछ स्थान एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज पालतू पशु के प्रमाण साक्ष्य पाए जाते हैं। वर्तमान राज्य और स्थान का नाम दिया गया है, सही जोड़ा करके आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही जोड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं स्थल प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से संबंधित है, जिसमें से चिरानंद जो है आपको क्या हो जाता है बिहार से संबंधित है। कोल्डिंग जो आपका दिया गया है कोल्डिया, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाता है। और बुर्ज होम जो दिया गया है यह आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाता है। और जो आपका हालूर है वह आपके किससे आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है।
ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनीग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो मनीग्राम और नानदेसी, ये दो शब्द थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। मनीग्राम और नानदेसी जो थे आपके, वह दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार एक संघ था। जी हाँ, परातंक प्रथम के समय मिले उत्तर मेरूर अभिलेख में मनीग्राम तथा नाना देसी जैसी संस्थाओं का उल्लेख आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात कथित यह किन जातियों से हो जाता है? तो यह हो जाएगा ज्योतिबा फुले। जी हाँ साथियों, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? ज्योतिबा राव की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। क्या है? गुलामगिरी। ज्योतिराव फुले की अपनी पुस्तक जो गुलामगिरी है, उनमें लिखा गया था कि उच्च जातियों को उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डीके बासु दिशा निर्देश गाइडलाइंस निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीके बासु जो दिशा निर्देश है, ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक तरीका है, जिसे हम डीके बासु दिशा निर्देश कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान सामाजिक विज्ञान नहीं है? तो जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये आपका सामाजिक विज्ञान नहीं। बाकी लेन देन में गाड़ी चलाना बुद्धिमानपूर्ण, पानी के लिए प्रत्येक बूंद बचाइए, अतिथि देवो, ये सामाजिक विज्ञान है, लेकिन जीवन बीमा यहाँ पे नहीं माना गया है। ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद उस पर ध्यान न दिया हो। ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो सकता है? ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा पीने का पानी। क्या हम सही कह रहे हैं? सही बताइए। एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कोई भी अगर आप नए कार्य प्रकार या दे रहे हैं तो पहले अध्यापिका शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को क्या बताना चाहिए? अवश्य बताना चाहिए। और वह अवश्य कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी अर्थात शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या है, ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, तो इससे क्या होता है? इससे शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अगला, ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का बार बार नाम आया है। कितने बार आया है? तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार बार नाम आया है, तो कितने बार आया है? लगभग कह सकते हैं, सभी लोग बताइए। 12 बार, लगभग 1000 या 100 बार, कितने बार आया है? ये आपको कमेंट करके बताना है ये कितने बार आया है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है? बौद्ध जैन धर्म दोनों में विशेषताएं पाई जाती है। केवल वही सच्चा ज्ञान कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ये दोनों पर विशेषता है, बौद्ध और जैन पर। वही सच्चा ज्ञान कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ जो सामग्री को क्या कर सकते हैं? तो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ सामग्री होती है उसको सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ पुस्तक को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए जो है स्थानीय संसाधनों को प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की किसी भी कक्षा में निम्नलिखित से कौन सा तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं? सभी बताइएगा कौन से तरीके की बात कर रहे हैं? सर्वेक्षण परियोजना। जी हाँ साथियों, सामाजिक विज्ञान की
किसी कक्षा में जो है सर्वेक्षण परियोजना तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं, वह है सर्वेक्षण परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है राज्य सरकार का है? नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना है, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ये सारे ABC ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे आपको देखिए केंद्रीय वाले लग रहे हैं। तो राज्य सरकार का जो कार्य है कि 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद कर सकती है, ये कर सकती है, ये राज्य सरकार के कार्य होते हैं। अगला है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल खोलने की दर सबसे अधिक है। तो हो जाएगा गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। भारत में गरीबी एवं सामाजिक भेदभाव के कारण ही दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, वह गरीबी और सामाजिक भेदभाव की बात करेंगे। 8वीं कक्षा के 4 बच्चों को व्यर्थ सामग्री के कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने टिप्पणी निम्नलिखित की। इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनना है जो टिप्पणी किया गया था, और सबसे रचनात्मक ही कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पाद वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहलाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान द्वारा नागरिकों के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार जो सत्य है वह यह है कि पुत्रों और पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। ये नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय या दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं होता है? तो पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, ये तीनों विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना यह विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए सतत पोषणीय विकास के द्वारा संशोधन का ऐसा संतुलित उपयोग किया जाता है जिससे कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे। इसलिए मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी हमारा अकॉर्डिंग निगेटिव माना जाएगा। 2 शहर N और M ग्रीनविच के क्रम से 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा ग्रीनविच में बताइए। तो ग्रीनविच टाइम में 0 डिग्री देशांतर की अगर बात करें, यह ग्रीनविच आपका स्थित है। इसके पूर्व में और पश्चिम में 15-15, इसके पूर्व और पश्चिम में कितना है 15-15 डिग्री देशांतर पर स्थित है। दोनों शहर की कुल दूरी कितनी हो जाती है 30 देशांतर हो जाएगी। और एक देशांतर कितने बराबर होता है? एक देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 देशांतर 30 × 4 कर लीजिए। 1 मिनट में कितने देशांतर के बराबर होता है? 4 देशांतर के। तो 30 मिनट की बात कर रहे हैं, 15-15 हो जाएंगे, 4 देशांतर गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12, 120। तो 120 कितना हो रहा है? लगभग 2 घंटे की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें ये देख रखना कि 1 मिनट में जो है 4 देशांतर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरा मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते? तो वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते। चेलों के समय प्रचलित एक स्थानीय स्वशासन की प्रणाली की जानकारी तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। इसमें सभा का सदस्य वह व्यक्ति नहीं बन सकता था जिसने हिसाब किताब नहीं दिया हो, चोरी किया हो, 3 वर्ष तक सीमित का सदस्य रहा हो, ये सारी चीज़ें। अपची और किसको निम्नलिखित में से क्या है? ये थोड़ा प्रश्न अटपटा आपको दिख रहा होगा। अपैची और क्रो यहाँ पे दिया गया, ठीक है, यहाँ पे को नहीं है, क्रो है, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा हो। ये आपको क्रो दिया गया, ठीक है।
तो अपाचे और क्रो उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक जनजाति है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक जनजाति है जो कबीले के रूप में निवास करती है। तो अपाचे और क्रो ये क्या है? एक उत्तरी अमेरिका की जनजाति है जो कबीले के रूप में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? जी हाँ, सनराइज उद्योग का उदाहरण कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या खाद्य तेल उद्योग। तो जो सनराइज उद्योग का उदाहरण कहलाता है वह साथियों हो जाता है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बात करेंगे, सनराइज उद्योग की बात करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का जो है फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत का कश्मीर घाटी। तो किस क्षेत्र को विश्व का जो है फलोद्यान कहा जाता है? वह दोस्तों भूमध्य क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फलों तथा नींबू, संतरा आदि के उत्पादन के लिए विख्यात है। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? तो न्यूनतम वेतन जो अधिनियम कहलाता है वह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यह होता है न्यूनतम वेतन अधिनियम, मतलब इससे कम जो है वेतन नहीं होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? अनुच्छेद 21, 28, 15, 17। तो आप भली भांति जानते कि अनुच्छेद 17 संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण, जी हाँ, अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। यदि कोई इसे अपने जीवन में अपनाता है तो ऐसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, लिंग, गरीबी, धर्म, सभी बताइएगा। तो भारत में असमानता का जो कारण उत्पन्न होता है वह कहलाता है गरीबी सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? तो जहाज़ों के नौकायन में जो सहायता करता है ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, समुद्री धाराओं का क्षेत्र या उच्च ज्वारीय क्षेत्र या कम ज्वार क्षेत्र की बात करें। तो जहाज़ों के नौकायन में जो सहायता करता है वह है उच्च ज्वारीय क्षेत्र की बात करेंगे। पृथ्वी द्वारा प्रसारित या प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है समताप मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल। तो पृथ्वी द्वारा प्रस्तावित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर जो परावर्तित कर देता है वह कहलाता है तापमंडल। वायुमंडल में मध्य मंडल के ऊपर जो है तापमंडल पाया जाता है और इसी मंडल का जो निचला क्षेत्र होता है वह आयन मंडल कहलाता है, जो पृथ्वी द्वारा प्रसारित या प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण में संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन जो है जैन संप्रदाय के संत नहीं थे? आचार्य तुलसी, रामानुजनाचार्य, आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य भिक्षु। देखिए जैन संप्रदाय के संत की बात करेंगे तो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, आचार्य भिक्षु ये तीनों जैन धर्म के ये जैन संप्रदाय के संत थे, लेकिन रामानुजनाचार्य जो है ये जैन संप्रदाय के संत नहीं थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? केलवाड़ा बोरा, शाहाबाद बरा, किशनगंज बारा या बड़ी सादड़ी चित्तौड़ की बात करेंगे। तो सहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र महर्षि वाल्मीकि जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है? वह आपके केलवाड़ा बारा पर स्थित है। अगला प्रश्न है मोनाजाइट के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, सभी बताइए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। आउट ऑफ 150 में से आपका जो सपना है 125 प्लस स्कोर करना आप लोग बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक प्रश्नों की बात करेंगे।
तो मोनाजाइट के सर्वाधिक जो भंडार पाए जाते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं, वह राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए दिसंबर 2013 के अकॉर्डिंग देखा जाए, देश में मोनाजाइट के 11.93, जी हाँ साथियों, 11.93 मिलियन टन के भंडार इसमें आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जिसमें से टोटल इतना है, और इसमें से जो है टोटल आंध्र प्रदेश में 3.72 मिलियन टन भंडार केवल आंध्र प्रदेश से। टोटल भंडार भारत में 11.93 है, जिसमें से 3.72 मिलियन टन भंडार जो है केवल आंध्र प्रदेश से मोनाजाइट का उत्पादन होता है। कौन सा चित्रकार भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो भैंसों के चितेरे के रूप में जो चित्रकार विख्यात है वह आपका चित्रकार परमानंद चोयल की बात करेंगे। और इस मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है आपका, खुड़ी और कूदन गांव जिनमें से कम से 22 मार्च और 25 अप्रैल 1935 को जाट किसान आंदोलन हुए थे, वह किस जिले में है? तो खुड़ी और कूदन गांव जो है किस जिले में, आप सभी लोग जानते हैं, ये कमेंट करके आपको बताना है। आई होप जो हमने ये 150 प्रश्न किया, CDP के आपके 30 क्वेश्चंस किए, लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन किए, लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन किए, और SST पर्यावरण अध्ययन के 60 क्वेश्चन किए। जो रीट लेवल 2 का पूरा कंप्लीट तैयारी है, साथ ही साथ लेवल के लिए भी आपके लिए कंप्लीट तैयारी है। 3 सब्जेक्टों की हो रही है। लेवल 2 में साइंस जो विज्ञान वाला चैप्टर है वो आपके 60 क्वेश्चन को छोड़कर ये तीनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों ने मॉडल पेपर अच्छे तरीके से अटेंड किया। इसके पहले भी 2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, तो ज़रूर देखिए, अपनी तैयारियों को जांचिए, परखिए। अभी भी मौका है, बेहतरीन तैयारी कीजिए। जहां कमजोरी है, जिस सब्जेक्ट में, जिस आपके पार्ट में कमजोरी है, वीकनेस है, और एक बार प्रिपरेशन दृढ़ निश्चय करके मजबूत बना लीजिए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन सर्वोपरि पाना है। गवर्नमेंट टीचर में अपना एक अंकित नाम करना है, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपना नाम रोशन करना है। ठीक है, अपने सपने को साकार करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।